मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ एम्प्लॉइज कॉस्ट। ठीक है जी, एम्प्लॉइज कॉस्ट का आज लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने मटेरियल कॉस्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। अब जो मटेरियल कॉस्ट के टॉपिक में एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, मुझे याद नहीं है वो डाउट क्या था, तो प्लीज़ मुझे उस डाउट को दोबारा से मैसेज कर देना कि क्या था डाउट। वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। आज हम एम्प्लॉइज कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट जैसा चैप्टर ही एम्प्लॉइज कॉस्ट भी। आपको मालूम है कि अगर मैं कोई चीज़ बनाऊं और कॉस्ट शीट अगर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी बनाऊं या किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करूं, तो प्राइम कॉस्ट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक मटेरियल कॉस्ट होता है और दूसरा एम्प्लॉइज कॉस्ट होता है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट कैसे कंप्यूट होती है उसके बारे में जो भी टॉपिक रेलेवेंट थे वो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। 15 लेक्चर्स हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट पे लगाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। नॉर्मली उस पर 10-11 लेक्चर लगते होते हैं, मैंने 15 लगाए हैं ताकि मैं आपके साथ हर चीज़ डिस्कस कर सकूं। ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। एम्प्लॉई कॉस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चैप्टर उसके कंपैरेटिवली छोटा है। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 लेक्चर में हमारा एम्प्लॉई कॉस्ट का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज़ कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, किसी भी चीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट करके देख लो आप। ठीक है, आप जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, आप प्रोसेस कॉस्टिंग में चले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में चले जाओ, आप जॉब एंड बैच में चले जाओ, आप सर्विस कॉस्टिंग को छोड़ दीजिए। सर्विस कॉस्टिंग में तो मटेरियल होता ही नहीं है, वो तो सर्विस है। तो बाकी जितने भी आप कॉस्टिंग की बात करते हो ना, उस पर मटेरियल के साथ साथ लेबर कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमें लेबर कॉस्ट को कंप्यूट करना होता है कि लेबर कॉस्ट कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट, और दूसरा उसे लेबर कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है, क्योंकि कॉस्टिंग का मतलब सिंपली इतना नहीं होता कि आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसे कंट्रोल भी करना है। तो दोनों एस्पेक्ट्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉस्ट का, एम्प्लॉय कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का। और कभी हम भी जाकर लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, अगर क्योंकि हम वी आर ऑल्सो ए सर्विस प्रोवाइडर। जब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और जाके अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, तो आप भी उस लेबर कॉस्ट का ही पार्ट होगे। उस नो डाउट इनडायरेक्ट होगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप डायरेक्ट भी हो सकते हो और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बनोगे, एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट बनोगे। ठीक है सर, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए, एम्प्लॉइज कॉस्ट। ओके सर, शुरू करते हैं। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर कि किसी भी सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है कई बार नहीं बनता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इंटरेस्ट जो होता है वो आपकी मजबूरी, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर बंदे का इंटरेस्ट, झुकाव किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ होता है। किसी का किसी तरफ होता है, किसी का किसी तरफ होता है, किसी का टैक्स की तरफ होता है, किसी का कॉस्टिंग की तरफ होता है, किसी का एफएम की तरफ होता है, किसी का ऑडिट की तरफ होता है, किसी का लॉ की तरफ होता है। ठीक है, किसी का अकाउंटिंग की तरफ होता है। तो जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आप यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बराबर ध्यान देना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरा मानना तो ये होता है कि मैं उन चीज़ों पे ऊपर ज़्यादा काम करूँ जो मेरा वीकनेस है। अगर मान लीजिए मेरे को लॉ थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं लॉ पे ज़्यादा काम करूँगा, मैं लॉ को ज़्यादा पढ़ूंगा। हमारा कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी अगर टॉपिक वीक इसलिए होता है कि शायद हम लोगों ने उसके ऊपर काम नहीं किया होता, हमने उसके ऊपर वर्क नहीं किया होता। और जिस समय हम उसके ऊपर काम और उसके ऊपर वर्क करने लग जाते हैं, हमारा वो जो टॉपिक है वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचा कीजिए कि मेरा ये टॉपिक वीक है या स्ट्रांग है, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक को कम पढ़ा होता है और इसलिए वो वीक रह जाता है। आप उसके ऊपर काम करने लग जाइए और आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रांग बन जाएगा। और जो टॉपिक ऑलरेडी स्ट्रांग है, हमारी आदत होती है कि जब भी हमें पढ़ने का मन करता है, हम उस सब्जेक्ट को खोल के बैठ जाते हैं जिसमें हमारा मन करता है। नो डाउट हमें वो पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनना चाहिए। आपको सारा कुछ पता होना चाहिए और पेपर भी उसी से पास होंगे। लेटर ऑन यू कैन डिसाइड कि आप करियर में कौन से ऑप्शन चुनोगे, कौन सी डायरेक्शन को चुनोगे, कौन से सब्जेक्ट को चुनोगे, वो बात की बात है। अभी तो आप
आपको क्या मालूम कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना पैसा कमा के देगा। नो डाउट आप हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिस नहीं करोगे जाके, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, लेकिन वो बाद में डिसीजन लेने का है। अभी तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा और हर चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंट मान के काम करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट बने या ना बने, आपको बनाना पड़ेगा। उस चीज़ को ज़्यादा पढ़िए जो आपका वीक है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। आपको तो ऐसा बनना है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ लीजिए आपको आती हो, तो ही आप एक बढ़िया सीए बन जाओगे। बाद में जो भी डायरेक्शन मिलेगी आप उधर को निकल जाना। ठीक है सर, जो भी आएगा भून देना सबको, इतनी नॉलेज होनी चाहिए हमारे अंदर। और जब कभी पढ़ने का मन ना करे ना तो सो जाया करो, फ़ोन मत चलाओ। और पढ़ते समय फ़ोन ऑफ कोर्स जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करो, छोड़ दो उसको। चलिए ओके सर, हम मान लेंगे आपकी बात। देखते हैं कितनी मानोगे। एम्प्लॉइज कॉस्ट, एम्प्लॉइज कॉस्ट यानी कि इसको हम लेबर कॉस्ट भी बोल सकते हैं। लेबर कॉस्ट थोड़ा सा डिग्निफाइड नहीं लगता, इसलिए चैप्टर का नाम एम्प्लॉय कॉस्ट है। इसके अंदर जो हम टॉपिक करने वाले हैं, सबसे पहले लेबर कॉस्ट क्या होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करेंगे पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट अंडर डिफरेंट वेज पेमेंट प्लान्स। ठीक है जी, अलग अलग वेज पेमेंट प्लान्स हैं, उसके अंदर हम एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्लान एप्लीकेबल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का टॉपिक है कि लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि जो लेबर है वो थोड़ी देर काम करती है और फिर नौकरी छोड़ के चली जाती है। फिर आप नई लेबर को हायर करते हो, उसे ट्रेंड करते हो, उसे कैपेबल बनाते हो, फिर वो थोड़ी देर काम करती है और फिर आप इसमें दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। एक रीज़न जो कि थ्योरी होगी और दूसरा मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। ये न्यूमेरिकल होगा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बोला कि लेबर छोड़ के चली जाती है, उसको हम ट्रेंड करते हैं, उसको उस कैपेबल बनाते हैं कि वो प्रोडक्टिव हो सके और तब तक वो छोड़ के चली जाती है। तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान होता है लेबर टर्नओवर का। तो वो क्यों पैदा होती है, ठीक है, उसके कारण और फिर उसको मेज़र कैसे किया जाएगा और कैसे उस लेबर टर्नओवर को अवॉइड किया जाए, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हाउ टू कंट्रोल एम्प्लॉइज कॉस्ट। एम्प्लॉइज कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ना हमारे सारे टॉपिक थ्योरी के हैं कि किस तरीके से आप एम्प्लॉय कॉस्ट को, इसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में भी बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, नोट करना है जी आपने ये। इसमें हम लोग अपोर्शनमेंट के बारे में बात करेंगे ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट और इसमें कंट्रोल के बारे में भी बात करेंगे। तो ये मैंने पूरा चैप्टर आपको बता दिया। और यहां पर ना जो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जो टॉपिक रहेंगे क्या क्या होगा, कंपोनेंट क्या रहेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट के,
ठीक है जी, एम्प्लॉय कॉस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक रहेगा इसमें आपका आइडल टाइम के बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो टॉपिक रहेगा ओवर टाइम के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर का एक स्कोप है जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि थ्योरी वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, ये वाला थ्योरी वाला पार्ट और ये वाला थ्योरी वाला पार्ट हम बाद में करेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी वाला पार्ट भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन हम उसको बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, ठीक है जी। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि क्या क्या है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट जुड़ के एम्प्लॉय कॉस्ट बनती है, और फिर आइडल टाइम क्या होता है और ओवर टाइम क्या होता है, फिर कौन कौन से वेज पेमेंट के मेथड्स हैं, ठीक है, और उन वेज पेमेंट के मेथड के अंदर कैसे एम्प्लॉय कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और लेबर टर्नओवर क्या होता है, लेबर टर्नओवर क्यों पैदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेबर टर्नओवर को मेज़र कैसे करते हैं, मैं लेबर टर्नओवर के बारे में आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ कि लेबर टर्नओवर होता क्या है, ठीक है, आइडिया दे चुका हूँ कि लोग थोड़ी देर आपके पास काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट, आपकी उनकी ट्रेनिंग कॉस्ट, आपकी खामखा खर्च हो जाती है, और जब तक वो कैपेबल होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा क्या क्या कारण है जिस वजह से लेबर टर्नओवर बढ़ता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप लेबर टर्नओवर को मेज़र कर सकते हो। और लास्ट थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं कि आप कंट्रोल कैसे करोगे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्ट का, तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे। इसमें हम लोग थ्योरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि लेबर कॉस्ट एलोकेट कैसे होती है, अलग अलग जॉब्स में, अलग अलग जॉब बैचेस में कैसे आप उसको बांटते हो, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, किस तरीके से टाइम कीपिंग होती है, टाइम बुकिंग होती है, जिससे हम लोग जो लेबर कॉस्ट होती है वो वेस्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें थ्योरी वाली पार्ट है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला टॉपिक होगा एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। हमारा पहला टॉपिक एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या शामिल है वो बाद में, पहले मीनिंग के बारे में बात करते हैं। आइए नोट कर लीजिए यहां से। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट पेड और पेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी वेदर परमानेंट टेम्परेरी फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड पेमेंट मेड इन कैश और इन काइंड। यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से। जो भी पेमेंट आप अपने एम्प्लॉयज को करोगे, बेनिफिट पेड और पेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी, आप अपने एम्प्लॉयज को जो टोटल अमाउंट पे करोगे, पेड कर दिया या पेबल है, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो टेम्परेरी हो, ठीक है, चाहे किसी भी नाम से दी हो, फॉर सर्विस। ऑफकोर्स आप एम्प्लॉय से क्या लोगे? सर्विस लोगे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सब कवर होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट चाहे कैश में पे कर रहे हो चाहे काइंड में पे कर रहे हो, वो सारा कुछ। हो गया जी नोट?
ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक लिखिए, सेकंड टॉपिक आपने लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, ठीक है, इसमें आपने लिखना है ये वाला पार्ट। वेजेस एंड सैलरी, एक मिनट, वेजेस एंड सैलरी, चाहे वेजेस हो चाहे सैलरी हो, आपने यहां लेना है, ठीक है, नाम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अलाउंसेज एंड इंसेंटिव्स आपने पढ़ा होगा, सैलरीज वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुत सारे अलाउंसेज हैं, वो भी एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। यानी कि जो भी चीज़ एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाए वो यहाँ पर आपने शामिल करना है। पेमेंट फॉर ओवर टाइम, वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट का है, जो आप ओवर टाइम के लिए पेमेंट कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना, प्रोविडेंट फंड को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बात क्लियर है आपको। प्रोविडेंट फंड को जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का होता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी का पार्ट होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सैलरी में ऑलरेडी होता है, वो सैलरी का पार्ट नहीं होता, अलग से नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन होते हैं, चाहे पीएफ हो, चाहे ईएसआई हो, चाहे कोई और फंड हो, जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता होता है और कुछ परसेंटेज क्या होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। आप ये जानते हो, सैलरी वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ इनकम टैक्स के अंदर, ये तेज सर ने पढ़ा दिया होगा आपको, ठीक है। अब इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो तो सैलरी का पार्ट है, वो तो इन एडिशन टू सैलरी मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो भाई उसी के सैलरी में से काटा जा रहा है ना। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो उसी की सैलरी में से काटा जा रहा है, वो उसकी सैलरी में ऑलरेडी है, उसी जो उसकी वेजेस होंगी, उसकी सैलरीज होंगी, उसके अलाउंसेज होंगे, उसी में से वो पैसा काटा जाएगा। तो उसको हम लोग अलग से नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। यहां कोई अदर बेनिफिट मिल रहे हैं, अदर बेनिफिट जैसे आपको लीव विद पे मिल रहा है, मतलब छुट्टी भी ले रहे हो और पेमेंट भी ले रहे हो, वो भी। आपको फ्री और सब्सिडाइज गुड्स मिल रहा है, तो जितनी सब्सिडी है वो वाला पार्ट, और अगर फ्री में मिल रहा है तो उन फूड की जो सारी वैल्यू है वो भी। लीव ट्रैवल कंसेशन अगर आपको मिल रहा है, घूमने के लिए आपको पेमेंट मिल रही है, वो सब, कोई भी बेनिफिट, इसको जोड़ोगे ये टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट आएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, सीधा सा फंडा है, जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है, एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है, एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया जाता है, वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। मतलब जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, मतलब एम्प्लॉयर पे करेगा, एम्प्लॉय को पे करेगा, ठीक। एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को पे किया जाएगा, पहली पॉइंट। दूसरा, एम्प्लॉय के पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया जाएगा, वो आपके एम्प्लॉयज कॉस्ट का पार्ट है, ओके सर। उसके बाद एक मिनट,
नेक्स्ट लिखिए टाइप ऑफ डिडक्शन, यहां तीसरा पॉइंट, टाइप ऑफ डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज कॉस्ट। कि एम्प्लॉई कॉस्ट में डिडक्शन क्या की जाती है, मतलब सपोज करो जितनी भी आपकी एम्प्लॉई कॉस्ट बन जाती है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये आपकी एम्प्लॉई कॉस्ट बन गई, टोटल एम्प्लॉइज कॉस्ट वट एवर बी द अमाउंट, लेट दिस बी द अमाउंट, ठीक है जी। इसमें से डिडक्शन बाय एम्प्लॉयर, कुछ डिडक्शन एम्प्लॉयर काट लेता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये अमाउंट received by जो एम्प्लॉई है वो इतनी अमाउंट रिसीव करता है, एम्प्लॉई के खाते में ये अमाउंट आती है, लेकिन उसकी जो सैलरी होती है वो इतनी होती है। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा अंडर सैलरी हेड, जो अपनी इनकम दिखाएगा वो इतनी दिखाएगा, ना कि इतनी, लेकिन जो उसे मिलेगा जिससे वो उसका घर चल रहा है वो तो इतनी अमाउंट है। तो कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो एम्प्लॉयर काट लेता है, ठीक है, पेमेंट करते समय, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये वाला टॉपिक है, कौन कौन से आपने लिखना है, नाम लिखना है। सबसे पहले एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का दोनों का। पहली डिडक्शन होती है दोनों ही काटे जाते हैं सैलरी में देते समय, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन काट लिया जाता है। आपने लिखना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पहला पॉइंट है जो डिडक्शन की जाती है, ठीक है। एम्प्लॉय का भी काट लिया जाता है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी काट लिया जाता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी काट लिया जाता है, दोनों। ऑफकोर्स हमारी जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जोड़ के टोटल ग्रॉस सैलरी निकाली जाती है, लेकिन जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों काट के पे करते हैं, ठीक है। सिमिलरली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, कुछ लोअर कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको ESI स्कीम के अंदर रखा जाता है, जहाँ पर इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर, सरकार इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम पे करना होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होती हैं वो दोनों पे करते हैं, कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। तो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहता है ना वो एम्प्लॉयर के पोर्शन का रहता है, एम्प्लॉयर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग ESI भी काटते हैं और प्रोविडेंट फंड भी काटते हैं, ठीक है। तो ये दोनों काट के एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी दोनों भी आपने माइनस करने हैं। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESI, ठीक है, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESI ये भी आपकी सैलरी से डिडक्शन के रूप में काट लिया जाता है। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया है, ठीक है। जो बोल रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वही माइनस करना है। पहला कि आपने प्रोविडेंट फंड कटवाना है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का दोनों का, ठीक है, और दूसरा आपने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन कटवाना है, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों। और उसके बाद TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये भी आपको मालूम होगा कि आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स बनता है, आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स बनता है तो जो एम्प्लॉयर होता है वो भी टैक्स काट के जमा करता है, ठीक है जी। तो एम्प्लॉयर टैक्स को भी काट लेता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एज पर द इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस है कि अगर मैं किसी को आमदन दे रहा हूं, अगर मैं किसी को सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं आमदन प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं उसकी सैलरी से जितना भी टैक्स बनता है वो काटूंगा, तो वो डिडक्शन भी मुझे ही करनी है, ठीक है जी। ओके, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती हैं, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है वो प्रोफेशनल टैक्स
चार्ज करती हैं, तो एम्प्लॉयर उस प्रोफेशनल टैक्स को काटता है और जो बाकी का पैसा वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मेन 4 डिडक्शंस होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देते समय, जो आपने सुना होगा CTC और कैश इन हैंड। जो CTC यानी कि ये वाली होती है, वो जो इसे हम CTC बोलते हैं। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी को आप कितने के पड़ते हो, वही आपकी ग्रॉस सैलरी होती है। इट ऑलमोस्ट इंक्लूड एवरी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। इसमें आपके सैलरीज भी होती हैं, वेजेस भी होती हैं, जो सैलरी और वेजेस बोनस भी होता है, इसमें कमीशन भी होता है, इसमें आपको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उनके भी वैल्यूज़ होती हैं, जो आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जो आपको हाउस रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है, वो भी सब कुछ इट इंक्लूड एवरीथिंग। लेकिन जो आपको मिलता है वो ये मिलता है। तो नॉर्मली 4 टाइप की डिडक्शंस होती हैं जो काट ली जाती हैं। ठीक है, पहला प्रोविडेंट फंड की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो काट लिया जाता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड को जो आप कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉयर का भी हिस्सा काट लिया जाता है और एम्प्लॉय का हिस्सा भी काट लिया जाता है, क्योंकि जो आपकी ये CTC है ना, ग्रॉस सैलरी है, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी प्रोविडेंट फंड को जुड़ा हुआ और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी जुड़ा हुआ, तो दोनों को काट लिया जाता है। उसके बाद दूसरा है आपको ESI का कंट्रीब्यूशन काट लिया जाता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस दोनों का, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी काट लिया जाता है। तीसरा, अगर कोई टैक्स बनता है, चाहे वो प्रोफेशनल टैक्स हो, चाहे वो डिडक्ट, अगर आप इनकम टैक्स की बात करते हो तो TDS काट लिया जाता है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल टैक्स लगाया तो वो भी काट लिया जाता है। काटने के बाद जो अमाउंट रिसीव होती है, दिस इज द कैश इन हैंड सैलरी, यानी कि सिर्फ इन हैंड सैलरी बोलते हैं इनको, इतनी है जिससे आप लोगों का घर चलता है। लेकिन जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो इसके हिसाब से फाइल करोगे। ओके सर, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी आइडल टाइम। ठीक है, आइडल टाइम क्या होता है, चलिए लिखिए ज़रा। आइडल टाइम बेसिकली वो टाइम है जब वर्कर खाली बैठा रहता, काम नहीं करता, लेकिन उसको पेमेंट की जाती है। यहां से शुरू करते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम वो टाइम है जिसके लिए जो वर्कर है वो पेमेंट तो ले जाता है, पेमेंट जरूर लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं करेगा। वेजेस मिलेंगी उसको उस पीरियड की, लेकिन वो काम उस पीरियड में नहीं कर रहा। तो लिखिए जरा पहला पॉइंट, द टाइम ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट। ये पहला पॉइंट लिखना है आपने, द टाइम विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज द वर्कर रिमेन आइडल बट पेड। मतलब वर्कर खाली बैठा है लेकिन उसको पेमेंट हो रही है, उसे बोलते हैं आइडल टाइम। इन अदर वर्ड्स, ये कंटिन्यू करोगे, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम पेड एंड टाइम बुक्ड। टाइम पेड एंड टाइम बुक्ड मतलब बुक का मतलब जो उसने टाइम काम पे डिवोट किया, जॉब पे ऊपर डिवोट किया, किसी ऑर्डर के ऊपर डिवोट किया, उसे बोलते हैं टाइम बुक, कि टाइम बुक्ड हो गया। सपोज करो आप 8 घंटों की वेजेस ले रहे हो और जो आप किसी जॉब के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो वो 7 घंटे हैं, यानी कि आपका जो टाइम है वो जॉब को जो चार्ज हुआ है वो 7 घंटे चार्ज हुआ है, तो टाइम बुक्ड जो है वो 7 घंटे है। लेकिन जो आप पेमेंट लेके जा रहे हो वो 8 घंटों की लेके जा रहे हो, तो जो 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गई है वो आपका आइडल टाइम है। आइडल टाइम ज़रूरी नहीं होता कि नेगेटिव ही हो, आइडल टाइम कई बार मैंडेटरी भी होता है। अब वर्कर को रेस्ट टाइम देते हो ताकि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर ले।
वो भी आइडल टाइम है। आइडल टाइम खतरनाक तब होता है जब वो एबनॉर्मल रीजंस की वजह से फैलता है। अगर वो नॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी उसको कंसीडर किया जाता है कि ठीक है जी वर्कर को इतना आइडल टाइम देना पड़ेगा, लेकिन जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये सेकंड पॉइंट है। आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल। जो आपका आइडल टाइम है वो नॉर्मल भी हो सकता है और वो एबनॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम नॉर्मल आइडल टाइम की बात करेंगे। अगला पॉइंट बनाइए नॉर्मल आइडल टाइम, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर अब एबनॉर्मल आइडल टाइम के बारे में चर्चा करेंगे कि नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। पहले हम नॉर्मल आइडल टाइम की बात करते हैं। पहला पॉइंट, इट इज अ टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तो ज़रूरी है, ये तो मैंडेटरी है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, जिसमें आपका आ गया लंच ब्रेक, टी ब्रेक एटसेट्रा। ये तो मैंडेटरी है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। ये आइडल टाइम तो रहेगा ही रहेगा ना। आप बोलोगे सर आपको 10 घंटे की पेमेंट की जा रही है, लेकिन भाई अगर आपका टाइम जो बुक हुआ है जॉब्स में तो 8 घंटे या 2 घंटे कहाँ गए? 2 घंटे भाई, ये 2 घंटे है जो आइडल टाइम है ये कहाँ गए? ये भाई आइडल टाइम लंच, 1 घंटा तो लंच में चला गया, 15-15 मिनट की 2 ब्रेक होती है, टी ब्रेक्स हैं, तो आधा घंटा वहाँ चला गया और आधा घंटा फैक्ट्री से गेट पर आने और गेट से फैक्ट्री पर वापस जाने। ठीक है, सॉरी, गेट से जब आप जॉब शुरू होती है तो आप फैक्ट्री के अंदर पंच करते हो, गेट के आते ही ऊपर पंच कर देते हो, आप टाइम कीपिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपका टाइम शुरू होने लग जाता है। लेकिन 15 मिनट आपको फैक्ट्री तक पहुंचने में लग जाते हैं, मशीन तक पहुंचने में लग जाते हैं, तो 15 मिनट वहाँ वेस्ट हो गया, वो भी नॉर्मल है। अब फैक्ट्री के गेट के ऊपर मशीन थोड़ा ना लगा दोगे। ठीक है, आप फैक्ट्री के अंदर घुसोगे तो गेट पे ही मशीन थोड़ा ना लगी होगी, जैसे ही आप फैक्ट्री के अंदर घुसे आपका टाइम कीपिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका टाइम जो आप पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो फैक्ट्री है वो तो अंदर जाके होती है, आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं और फैक्ट्री वाले कपड़े पहनने भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों में 15 मिनट लग जाते हैं। और सिमिलरली 15 मिनट ही आते समय लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली आधा घंटा वहाँ वेस्ट हो गया और आधा घंटा टी ब्रेक में वेस्ट हो गया और 1 घंटे क्या लंच ब्रेक दिया, तो हो गए ना 2 घंटे। अब बताओ इसमें से क्या बचाओगे? ये नॉर्मल आइडल टाइम है, इट्स ऑलवेज देयर। अगर आप इसको कम करोगे ना, इसको कम करने की कोशिश करोगे तो वर्कर की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है, उसकी क्वालिटी सफर होती है, उसको रेस्ट नहीं मिलता। ब्रेक देने का मतलब होता है कि वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। लंच ब्रेक में क्या होता है कि वो उसको जो थकावट हुई होती है ना, वो 1 घंटे में खाना खा लेता है, थोड़ा सा सो लेता है, थोड़ा सा इंजॉय कर लेता है, बात कर लेता है, रिफ्रेश हो जाता है। टी ब्रेक में भी एनर्जी गेन होती है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो इट विल हेल्प। अगर आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना तो आप मार खाओगे, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी, डिप हो जाएगी। इसलिए ब्रेक, हम भी आपको 5 मिनट की 10 मिनट की ब्रेक देते हैं आफ्टर एवरी 1 क्लास। ठीक है, मेरी क्लासेस कंटिन्यू हो सकती हैं बिना ब्रेक के, लेकिन हम आपको 5-7 मिनट की ब्रेक इसलिए देते हैं ताकि आप लोग रिकवर कर लो, उठ जाओ जहाँ बैठे हुए हो, उठ के इधर उधर घूम लो और फ्रेश हो जाओ। जब आपको ब्रेक दी जाती है ना, झट से उसको छोड़ के इधर उधर बाहर टहल लो, कुछ खाना पीना है पानी पी लो, चाय पीते हो तो चाय पी लो। वो ब्रेक को इस तरीके से यूटिलाइज कर लिया करो। आप लोग क्या करते हो कि ब्रेक मिलती है और ब्रेक में फ़ोन खोलने लग जाते हो, सारा दिन तो फ़ोन ही पे बैठे रहते हो या लैपटॉप पे बैठे रहते होगे, और फिर जब ब्रेक मिलती है तब भी आप लैपटॉप या फ़ोन को खोल के बैठ जाते हो। तो बताइए फिर आपको वो जो रिकवरी करने का समय मिलता है आपको वो नहीं मिलता। घर वालों के साथ 10 मिनट बात कर लो, जाके गप्पे मार लो, बिचिंग कर लो, वो भी ज़रूरी है, वो भी आपकी एनर्जी को रीगेन करवाती है, माहौल बदल जाता है, फ्रेश हो जाते हो। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कॉजेज क्या होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ये नॉर्मल आइडल टाइम के कारण के बीच में ही आता है। ठीक है,
पहले हम कॉजेज लिखेंगे कि कॉजेज, ये नॉर्मल आइडल टाइम का पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, कॉजेज नॉर्मल आइडल टाइम क्यों होता है, और तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे ट्रीटमेंट क्या है। तो नॉर्मल आइडल टाइम में आपने पहला पॉइंट लिख लिया, ठीक है, कि इट इज़ अ टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आप इसको, हो सकता है इमरजेंसी में हम लोग आइडल टाइम रिड्यूस कर दें टू सम एक्सटेंट, लेकिन रेगुलरली आप आइडल टाइम, जो नॉर्मल आइडल टाइम है, उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसको ना आप तीन पार्ट्स में बांट रही है। पहला आपका नॉर्मल आइडल टाइम का मीनिंग हो गया, दूसरा कारण, और तीसरा ट्रीटमेंट। जल्दी से ना ये कारण और ट्रीटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं जल्दी से। क्यों नॉर्मल आइडल टाइम पैदा होता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये नॉर्मल आइडल टाइम के अंदर लिखोगे आप।
चलिए, हो गया होगा नोट आपका। आइए कॉजेज़ की बात करते हैं पहले। कॉजेज़ वैसे मैंने आपको समझा दिया कि नॉर्मल आइडल टाइम के कॉजेज़ कौन से होते हैं। द टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क। मैंने आपको बता दिया कि फैक्ट्री के गेट के ऊपर आपकी टाइम कीपिंग स्टार्ट होती है। देखो, टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि आपने कितना टाइम उस फैक्ट्री में डिवोट किया, मतलब कि जिसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। आपने काम किया नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो टाइम कीपिंग जो होती है वो मैंने आपको बताया कि आपने मान लीजिए 10 घंटे आपने उस फैक्ट्री में लगाए। गेट के जैसे ही आप फैक्ट्री गेट के एंटर हो गए आपकी टाइम कीपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकलोगे आपकी टाइम कीपिंग बंद हो जाएगी। यानी कि टाइम कीपिंग का मतलब होता है आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, कितने घंटों की पेमेंट मिलेगी, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। और एक होती है टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग का मतलब होता है कि कितने घंटे आपके जॉब को चार्ज किए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वो 8 आवर्स हैं। टाइम बुकिंग का जो मतलब होता है कि आपकी कितनी लेबर कॉस्ट है वो जॉब में ऐड होगी, कितनी घंटे आपने उस जॉब के ऊपर लगाए हैं जिसके लिए जो आप काम कर रहे हो। तो जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टाइम बुकिंग रेलेवेंट हो जाती है। दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो आपका आइडल आवर्स होते हैं। वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और वो एबनॉर्मल भी हो सकते हैं। अब क्योंकि नॉर्मल आइडल आवर्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल का एक कारण है कि जो फैक्ट्री के अंदर जैसे हम घुसते हैं तो वहाँ पे मशीन नहीं लगी होती है, वहाँ से हमारी टाइम कीपिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम अंदर जाके मशीन तक पहुँचते हैं तो उसमें जो टाइम लॉस होता है ना, वो भी आइडल टाइम का कारण है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो फैक्ट्री है उस और मशीन, फैक्ट्री गेट और मशीन के अंदर का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दूर तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट्री गेट अगर है तो थोड़ी दूर तक ही आपका मशीन स्टार्ट होनी चाहिए। मशीन के मतलब जहाँ पे मशीन हो वो एरिया स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो लॉस कम हो सके, ठीक है। ओके सर। उसके बाद दूसरा कारण होता है नॉर्मल आइडल टाइम का कि अगर आप जॉब शिफ्ट करते हो, ठीक है। जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जब शिफ्ट करते हैं तो वो 5-7 मिनट का जो गैप होता है वो नॉर्मल आइडल टाइम होता है। एक टीचर आता है, दूसरा टीचर चला जाता है, तो एक टीचर के जाने और दूसरे टीचर के आने के बीच का जो गैप होता है वो नॉर्मल आइडल टाइम है। तो उसी तरीके से जो वर्कर होते हैं ना, वो जब जॉब को शिफ्ट करते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब के अंदर, तो भी आपका जो आएगा वो नॉर्मल आइडल टाइम ही आएगा। तीसरा है, एक मिनट जी, उसके बाद मशीन को सेटअप करने में जो टाइम लग जाता है, ऐसे तो नहीं होता कि मशीन साथ के साथ तैयार ही होती है, तो उसका सेटअप करने में जो टाइम लग जाता है वो भी आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। क्योंकि मशीन जब तक स्टार्ट नहीं होगी, कई मशीनों को सेटअप करने में 15-15, 20-20 मिनट लग जाते हैं उसको रेडी करने के लिए। सेटअप करने का मतलब उसको प्रोडक्शन करने के, रेडी करने के लिए उसको हीट करना पड़ सकता है, उसको उसमें इक्विपमेंट ऐड करने हो सकते हैं, उसमें उसको हो सकता है उसको साफ़ सफाई करनी हो सकती है मॉर्निंग में या इवनिंग में, तो उसमें समय लग जाता है। सेटअप का मतलब होता है टू मेक मशीन रेडी फॉर प्रोडक्शन, तो उसमें जो टाइम लगता है वो भी आपका नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद बीच में रेस्ट टाइम होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। लंच ब्रेक होती है, टी ब्रेक होती है, वो भी आपका नॉर्मल आइडल टाइम है। अब नॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। मान लीजिए आपको टोटल पेमेंट मिली, आपको 10 घंटों की मिली। मान लीजिए आपको 100 पर आवर मिलता है, तो आपको 1000 रुपीज मिले, यानी कि आपकी इंप्लॉय कॉस्ट होगी, ठीक है। ये आपकी इंप्लॉय कॉस्ट होगी ग्रॉस वाली, सीटीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद आइडल टाइम इसमें है नॉर्मल वाला 2 आवर्स, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि आपके 8 घंटे का खर्चा 1000 रुपये हो गया। आपने जो मशीन के ऊपर टाइम बुक किया वो 8 घंटे बुक किया, और बीच में पेमेंट किया वो 10 घंटों की हुई है, लेकिन मशीन के ऊपर टाइम बुक किया वो 8 घंटों का हुआ है,
जो पेमेंट हुई है वो 10 घंटों की हुई है, मशीन के ऊपर जो टाइम लगाया वो 8 घंटों का हो गया, तो आपका जो रेट होगा वो डिवाइड करके आएगा, आपका जो 1 आवर का रेट रहेगा 8 से डिवाइड करके 125 पर लेबर आवर की कॉस्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल आइडल टाइम रेट को इन्फ्लेट कर देता है। जो आइडल टाइम नॉर्मल होता है ना वो कॉस्ट में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, जो रेट होता है वो उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। जो नॉर्मल आइडल टाइम होता है वो हमारी कॉस्ट का ही पार्ट होता है, कस्टमर ही बियर करता है उसको, रेट इन्फ्लेट कर देते हैं। ठीक है जी, तो इट इज़ ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट यही है अगर नॉर्मल है तो। ठीक है, अगर डायरेक्ट वर्कर है, देयरफॉर इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्कर एंड अलाउंसेस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम इज कंसीडर्ड सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट। जब आप स्टैंडर्ड रेट सेट कर रहे हो ना तो वो स्टैंडर्ड रेट आपका ये होगा, नॉर्मल लॉस उस समय कंसीडर कर लिया जाएगा, नॉर्मल आइडल टाइम कंसीडर करके रेट को इन्फ्लेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है। और अगर आप इनडायरेक्ट वर्कर हो तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या होगा, ओवरहेड रेट को निकालते समय हम लोग कंसीडर कर लेंगे, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं आप थोड़ा सा करके बता देता हूं। देखिए, नॉर्मल आइडल टाइम एक होता है डायरेक्ट वर्कर, आपको मालूम है लेबर में दोनों तरीके के वर्कर काउंट होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट वर्कर्स। इनडायरेक्ट वर्कर्स जिनकी कॉस्ट सीधा सीधा आइडेंटिफाई नहीं होती हैं फाइनल आउटपुट के साथ, वो आपके इनडायरेक्ट वर्कर्स हो गए। डायरेक्ट वर्कर में बात करते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम is part of cost of production and it will increase standard रेट पर आवर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट है 10 आवर्स की, $1000 है। ठीक है, लेकिन आपका आइडल टाइम है नॉर्मल का वो 2 आवर्स है। ठीक, और टाइम बुक्ड कितना हुआ आपके 8 आवर्स होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर क्या होगा, रेट पर आवर हम बोलेंगे कि 1000 का 1000 खर्चा प्रोडक्शन पे लगा है, लेकिन वर्कर ने मशीन के ऊपर सिर्फ 8 घंटे ही काम किया है, तो वर्कर का 1 घंटे का रेट 125 पर आवर होगा। तो नॉर्मल आइडल टाइम बेसिकली रेट को इन्फ्लेट कर देता है। जो लेबर कॉस्ट होती है ना, जो नॉर्मल लेबर आवर आपने देखा होगा रेट दे रखा होता है, उसमें नॉर्मल आइडल टाइम ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया होता है। वो जो रेट बुक करने का टाइम का रेट होता है, लेकिन जो बुक करने का टाइम का रेट होता है ना, उसमें नॉर्मल आइडल टाइम ऑलरेडी इंक्लूड होता है, वो रेट को इन्फ्लेट कर देता है जैसे नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है सर, और अगर कॉस्ट ऑफ अगर इनडायरेक्ट वर्कर हो, ठीक है, नॉर्मल, अब देखो इनडायरेक्ट वर्कर की जो कॉस्ट होती है ना वो ओवरहेड्स का पार्ट बनती है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज इंक्लूडेड in total overheads।
ठीक है, उसे ओवरहेड में जोड़ लेते हैं और जब भी आप ओवरहेड का रेट निकालोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें रिकवर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे ओवरहेड रिकवर कैसे किए जाते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर आप इंडायरेक्ट वर्कर हो और इंडायरेक्ट वर्कर को आइडल टाइम मिल रहा है, इंडायरेक्ट वर्कर का आइडल टाइम है जो नॉर्मल वाला है, उसकी जो वैल्यू होती है हम निकाल लेते हैं। और तो इसका मतलब सर इसमें ये हो गया कि नॉर्मल आइडल टाइम की जो वेजेस होंगी 2 घंटे इंटू 100, वो 200 रुपये ओवरहेड में जोड़ लेंगे। बिल्कुल उस 200 रुपये को ओवरहेड में जोड़ लिया जाएगा। नो डाउट बाकी की जो एम्प्लॉई कॉस्ट है वो भी ओवरहेड में जाएगी और ये भी ओवरहेड में चला जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब जो सर 800 भी ओवरहेड में जाएगा और 200 भी ओवरहेड में जाएगा। बिल्कुल देखिए, अगर आप इंडायरेक्ट वर्कर हो ना तो आपकी जो कॉस्ट है वो ओवरहेड का पार्ट है, चाहे वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो सकती है, चाहे वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट हो सकती है, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगी, तो ओवरहेड का ही पार्ट होगी। तो उसका जो नॉर्मल लॉस आइडल आवर्स होंगे उसको भी हम ओवरहेड में ही जोड़ देंगे। तो ऑटोमेटिकली जब हम ओवरहेड रिकवर करने का रेट निकालेंगे ना तो उसमें नॉर्मल आइडल टाइम ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम रेट को इन्फ्लेट कर लेता है, चाहे डायरेक्ट वर्कर के केस में हो और चाहे इनडायरेक्ट वर्कर के केस में हो। इनडायरेक्ट वर्कर के केस में ओवरहेड का रेट इन्फ्लेट हो जाता है और डायरेक्ट वर्कर के केस में जो एम्प्लॉई रेट होता है वो इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आइडल टाइम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, चर्चा कर ली, सिर्फ नॉर्मल आइडल टाइम के बारे में बात की है। अब नॉर्मल आइडल टाइम के बारे में हमारी डिस्कशन अभी पेंडिंग है। इससे पहले हम लोग एम्प्लॉई कॉस्ट का मतलब समझ चुके हैं कि एम्प्लॉई कॉस्ट क्या होती है, उसके कंपोनेंट पढ़ चुके हैं, और फिर हम लोग कौन कौन सी डिडक्शन एम्प्लॉई कॉस्ट में से की जाती है, यानी कि जो कैश रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई होता है वो कैसे आता है, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हमने आइडल टाइम के बारे में भी बात कर ली और नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।